दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का आज 15वां भाग। सादगी। भोग भोगना मैंने शुरू तो किया पर वह टिक न सका। घर के लिए साज सामान भी बसाया पर मेरे मन में उसके प्रति कभी मोह उत्पन्न नहीं हो सका। इसलिए घर बसाने के साथ ही मैंने खर्च कम करना शुरू कर दिया। धोबी का खर्च भी ज़्यादा मालूम हुआ। इसके अलावा धोबी निश्चित समय पर कपड़े नहीं लौटाता था, इसलिए 2-3 दर्जन कमीज़ों और उतने ही कॉलरों से भी मेरा काम चल नहीं पाता था। कॉलर मैं रोज़ बदलता था, कमीज़ रोज़ नहीं तो एक दिन के अंतर से बदलता था। इससे दोहरा खर्च होता था। मुझे यह व्यर्थ प्रतीत हुआ। अतएव मैंने धुलाई का सामान जुटाया, धुलाई कला पर पुस्तक पढ़ी और धोना सीखा। पत्नी को भी सिखाया। काम का कुछ बोझ तो बढ़ा, पर नया काम होने से उसे करने में आनंद आता था। पहली बार अपने हाथों धोए हुए कॉलर को तो मैं कभी भूल नहीं सकता। इसमें कलफ अधिक लग गया था और इस्त्री पूरी गर्म नहीं थी। इस पर कॉलर के जल जाने के डर से इस्त्री को मैंने अच्छी तरह दबाया भी नहीं था। इससे कॉलर में कड़ापन तो आ गया पर उसमें कलफ झड़ता रहता था। ऐसी हालत में मैं कोर्ट गया और वहाँ बैरिस्टरों के लिए मजाक का साधन बन गया। पर इस तरह का मजाक सह लेने की शक्ति उस समय भी मुझमें काफ़ी थी। मैंने सफाई देते हुए कहा, अपने हाथों कॉलर धोने का मेरा यह पहला प्रयोग है। इस कारण इसमें से कलफ झड़ता है। मुझसे कोई अड़चन नहीं होती। तो इस पर आप सब लोगों के लिए विनोद की इतनी सामग्री जुटा रहा हूँ सो घाटे में है। एक मित्र ने पूछा, पर क्या धोबियों का अकाल पड़ गया है? यहाँ धोबी का खर्च मुझे तो असहाय मालूम होता है। कॉलर की कीमत के बराबर धुलाई हो जाती है और इतनी धुलाई देने के बाद भी धोबी की गुलामी करनी पड़ती है। इसकी अपेक्षा अपने हाथ से धोना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। स्वावलंबन की यह खूबी मैं मित्रों को समझा नहीं सका। मुझे कहना चाहिए कि आखिर धोबी के धंधे में अपने काम लायक कुशलता मैंने प्राप्त कर ली थी और घर की धुलाई धोबी की धुलाई से जरा भी घटिया नहीं होती थी। कॉलर का कड़ापन और चमक धोबी के धोए कॉलर से कम न पड़ती थी। गोखले के पास स्वयं स्वर्गीय महादेव गोविंद रानडे की प्रसादी रूप एक दुपट्टा था। गोखले उस दुपट्टे को अतिशय जतन से रखते थे और विशेष अवसर पर उसका उपयोग करते थे। जोहानिसबर्ग में उनके सम्मान में वोट दिया गया, वह एक महत्वपूर्ण अवसर था। इस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया वह दक्षिण अफ्रीका में उनके बड़े से बड़ा भाषण था। अतएव उस अवसर पर उन्हें उक्त दुपट्टे का उपयोग करना था। उसमें सिलवटें पड़ी हुई थी और उस पर इस्त्री करने की ज़रूरत थी। धोबी का पता लगाकर उसे तुरंत इस्त्री कराना संभव न था। मैंने अपनी कला का उपयोग करने देने की अनुमति गोखले से चाहिए। मैं तुम्हारी वकालत का तो विश्वास कर लूँगा, पर इस दुपट्टे पर तुम्हें अपने धोबी कला का उपयोग नहीं करने दूंगा। इस दुपट्टे पर तुम दाग लगा दो तो इसकी कीमत तुम जानते हो। यूँ कहकर अत्यंत उल्लास से उन्होंने प्रसादी की कथा मुझे सुनाई। मैंने फिर विनती की और दाग न पड़ने देने की जिम्मेदारी ली। मुझे इस्त्री करने की अनुमति मिली और अपनी कुशलता का प्रमाण पत्र मुझे मिल गया। अब दुनिया मुझे प्रमाण पत्र ना दे तो भी क्या। जिस तरह मैं धोबी की गुलामी से छूटा, उसी तरह नाई की गुलामी से भी छूटने का अवसर आ गया। हजामत तो विलायत जाने वाले सब कोई हाथ से बनाना सीख ही लेते हैं, पर कोई बाल छाटना भी सीखता होगा, इसका मुझे ख्याल नहीं रहा। एक बार पिटोरिया में एक अंग्रेज हज्जाम की दुकान पर पहुंचा। उसने मेरी हजामत बनाने से साफ इनकार कर दिया और इनकार करते हुए जो तिरस्कार प्रकट किया सो घाटे में रहा। मुझे दुख हुआ। मैं बाजार पहुंचा, बाल काटने की मशीन खरीदी और आईने के सामने खड़े रहकर बाल काटे। बाल जैसे तैसे कट तो गए, पर पीछे के बाल काटने में बड़ी कठिनाई हुई। सीधो तो वह कट ही न पाए। कोर्ट में खूब का कहे लगे, तुम्हारे बाल ऐसे क्यों हो गए हैं? सिर पर चूहे तो नहीं चढ़ गए थे? मैंने कहा, जी नहीं। मेरे काले सिर को गोरा हज्जाम कैसे छू सकता है? इसलिए कैसे भी क्यों न हो, अपने हाथ से काटे हुए बाल मुझे अधिक प्रिय हैं। इस उत्तर से मित्रों को आश्चर्य नहीं हुआ। असल में उस हज्जाम का कोई दोष ना था। अगर वह काली चमड़ी वालों के बाल काटने लगता तो उसकी रोजी मारी जाती। हम भी अपने अछूतों के बाल ऊंची जात के हिंदुओं के हज्जामों को यहाँ कहाँ काटने देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मुझे इसका बदला
एक नहीं बल्कि अनेकों बार मिला है, और चूंकि मैं यह मानता था कि यह हमारे दोस्त का परिणाम है, इसलिए मुझे इस बात से कभी गुस्सा नहीं आया। स्वावलंबन और सादगी से कि मेरे शौक ने आगे चलकर जो तीव्र स्वरूप धारण किया उसका स्थान होगा, इस चीज़ की जड़ तो मेरे अंदर शुरू से ही थी। उसके फलने फूलने के लिए केवल सिंचाई की आवश्यकता थी, वह सिंचाई अनायास ही मिल गई। बोअर युद्ध सन 1897 से 1889 के बीच अपने जीवन के दूसरे अनेक अनुभवों को छोड़कर अब मैं बोअर युद्ध पर आता हूँ। जब यह युद्ध हुआ तब मेरी अपनी सहानुभूति केवल बोअरों की तरफ ही थी, पर मैं मानता था कि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत विचारों के अनुसार काम करने का अधिकार मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में मंथन चिंतन का सूक्ष्म निरीक्षण मैंने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास में किया, इसलिए यहाँ नहीं करना चाहता। जिज्ञासुओं को मेरी सलाह है कि वे उस इतिहास को पढ़ जाएं। यहाँ तो इतना ही कहना काफ़ी होगा कि ब्रिटिश राज के प्रति मेरी वफादारी मुझे उस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए ज़बरदस्ती घसीट ले गई। मैंने अनुभव किया कि जब मैं ब्रिटिश प्रजाजन के नाते अधिकार मांग रहा हूँ तो उसी नाते ब्रिटिश राज्य की रक्षा में हाथ बटाना भी मेरा धर्म है। उस समय मेरी यह राय थी कि हिंदुस्तान के संपूर्ण उन्नति ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर हो सकती है। अतएव जितने साथी मिले उतनों को लेकर और अनेक कठिनाइयाँ सहकर हमने घायलों की सेवा करने वाली एक टुकड़ी खड़ी की। अब तक साधारणतः यहाँ के अंग्रेज़ों की यही धारणा थी कि हिंदुस्तानी संकट के कामों में नहीं पड़ते, उन्हें स्वार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचता। इसलिए कई अंग्रेज मित्रों ने मुझे निराश करने वाले उत्तर दिए थे। अकेले डॉक्टर बूथ ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमें घायल योद्धाओं की सारभार संभाल करना सिखाया। अपनी योग्यता के विषय में हमने डॉक्टरी प्रमाण पत्र प्राप्त किए। मिस्टर लालटन और स्वर्गीय स्कम्बन ने भी हमारे इस कार्य को पसंद किया। अंत में लड़ाई के समय सेवा करने देने के लिए हमने सरकार से विनती की। जवाब में सरकार ने हमें धन्यवाद दिया, पर यह सूचित किया कि इस समय हमें आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। पर मुझे ऐसी ना से संतोष मानकर बैठना ना था। डॉक्टर बूथ की मदद लेकर उनके साथ मैं नेटाल के बिशप से मिला। हमारी टुकड़ी में बहुत से ईसाई हिंदुस्तानी थे। बिशप को मेरी यह मांग पसंद आई, उन्होंने मदद करने का वचन दिया। इस बीच परिस्थितियां भी अपना काम कर रही थीं। बोरों की तैयारी, दृढ़ता, वीरता इत्यादि अपेक्षा से अधिक तेजस्वी सिद्ध हुई। सरकार को बहुत से रंगरूटों की जरूरत पड़ी और अंत में हमारी विनती स्वीकृत हुई। हमारी इस टुकड़ी में लगभग 1100 आदमी थे। उनमें करीब 40 मुखिया थे, दूसरे कोई 300 स्वतंत्र हिंदुस्तानी थे, रंगरूटों में भर्ती हुए थे। बाकी के गिरमिटिये थे। डॉक्टर बूथ भी हमारे साथ थे। उस टुकड़ी ने अच्छा काम किया, यद्यपि उसे गोला बारूद की हद के बाहर ही काम करना होता था और रेड क्रॉस का संरक्षण प्राप्त था। फिर भी संकट के समय गोला बारूद की सीमा के अंदर काम करने का अवसर भी हमें मिला। ऐसे संकट में न पड़ने का इकरार सरकार ने अपनी इच्छा से हमारे साथ किया था, पर सियांगकोप की हार के बाद हालात बदल गई। इसलिए जनरल बुअर ने यह संदेशा भेजा था कि यद्यपि आप लोग जोखिम उठाने के लिए वचनबद्ध नहीं हैं, तो भी यदि आप जोखिम उठाकर घायल सिपाहियों और अफसरों को रणक्षेत्र से उठाकर और डोलियों में डालकर ले जाने को तैयार हो जाएंगे तो सरकार आपका उपकार मानेगी। हम तो जोखिम उठाने को तैयार ही थे। अतएव सियांगकोप की लड़ाई के बाद हम गोला बारूद की सीमा के अंदर काम करने लग गए। इन दिनों सबको कई बार दिन में 20-25 मील की मंजिल तय करनी पड़ती थी और एक बार तो घायलों को डोले में डालकर इतने मील चलना पड़ता था कि जिन घायल योद्धाओं को हमने इस प्रकार उठाकर ले जाना पड़ा, इसमें जनरल डुगबेट वगैरह भी थे। 6 हफ्तों के बाद हमारी टुकड़ी को विदा दी गई। सियांगकोप को बालक्रांज की हार के बाद लेडी स्मिथ आदि स्थानों को बोरों को घेरे में से बड़ी तेजी के साथ छुड़ाने का विचार ब्रिटिश सेनापति ने छोड़ दिया था और इंग्लैंड तथा हिंदुस्तान से और अधिक सेना के आने की राह देखने तथा धीमी गति से काम करने का निश्चय किया था। हमारे छोटे से काम की उस समय तो बड़ी स्थिति हुई, इससे हिंदुस्तानियों की प्रतिष्ठा बढ़ी। आखिर हिंदुस्तानी साम्राज्य के वारिस तो हैं ही। इस आशय के गीत गाए गए। जनरल बुअर ने अपने तरीके से हमारी टुकड़ी के काम की तारीफ की। मुखियों को युद्ध के पदक भी मिले। इससे हिंदुस्तानी कौम अधिक संगठित हो गई और मैं गिरमिटिया हिंदुस्तानियों के बहुत अधिक संपर्क में आ सका।
इनमें अधिक जागृति आई और हिंदू, मुसलमान, ईसाई, मद्रासी, गुजराती, सिंधी, हिंदुस्तानी जो हैं, यह भावना अधिक दृढ़ हुई। सबने माना कि अब हिंदुस्तानियों के दुख दूर होने ही चाहिए। उस समय तो गोरों के व्यवहार में भी स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दिया। लड़ाई में गोरों के साथ जो संपर्क हुआ वह मधुर था। हमें हजारों टॉमियों के साथ रहने का मौका मिला। वह हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करते थे और यह जानकर कि हम उनकी सेवा के लिए आए हैं, हमारा उपकार मानते थे। दुख के समय मनुष्य का स्वभाव किस तरह पिघलता है, इसका एक मधुर संस्मरण यहाँ दिए बिना मैं रह नहीं सकता। हम चीवली छावनी की तरफ जा रहे थे। यह वही क्षेत्र था जहाँ लॉर्ड रॉबर्ट्स के पुत्र लेफ्टिनेंट रॉबर्ट्स को प्राणघातक चोट लगी थी। लेफ्टिनेंट रॉबर्ट्स के शव को ले जाने का सम्मान हमारी टुकड़ी को मिला था। अगले दिन धूप तेज थी। हम कूच कर रहे थे, सब प्यासे थे। पानी पीने के लिए रास्ते में एक छोटा सा झरना पड़ा। पहले पानी कौन पिए? मैंने सोचा कि पहले टामी पानी पी लें, बाद में हम पिएंगे। पर टामियों ने हमें देखकर तुरंत हमसे पानी पी लेने का आग्रह शुरू किया और इस तरह बड़ी देर तक हमारे बीच आप पहले हम पीछे का मीठा झगड़ा चलता रहा। सफाई आंदोलन और अकाल कोष। समाज में एक भी अंग का निरुपयोगी रहना मुझे हमेशा अखरा है। जनता के दोष छिपाकर उसका बचाव करना अथवा दोष दूर किए बिना अधिकार प्राप्त करना मुझे हमेशा रुचि लगा है। इसलिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों पर लगाए जाने वाले एक आरोप का, जिसमें कुछ तथ्य था, इलाज करने का काम मैंने वहाँ के अपने निवास काल में ही सोच लिया था। हिंदुस्तानियों पर जब जब यह आरोप लगाया जाता था कि वे अपने घर बार साफ नहीं रखते और बहुत गंदे रहते हैं, इस आरोप को निःशेष करने के लिए आरंभ में हिंदुस्तानियों के मुखिया माने जाने वाले लोगों के घरों में तो सुधार आरंभ हो ही चुके थे, पर घर घर घूमने का सिलसिला तब शुरू हुआ था जब डरबन में प्लेग के प्रकोप का डर पैदा हुआ। इसमें म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों का भी सहयोग और सम्मति थी। हमारी सहायता मिलने से उनका काम हल्का हो गया और हिंदुस्तानियों को कम कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि साधारणतः जब प्लेग आदि का उपद्रव होता है तब अधिकारी घबरा जाते हैं और उपायों की योजना में मर्यादा से आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग उनकी दृष्टि में खटकते हैं उन पर उनका दबाव असहाय हो जाता है। भारतीय समाज ने खुद की सख्त उपायों से काम लेना शुरू कर दिया था, इसलिए वह इन शक्तियों से बच गया। मुझे कुछ कड़वे अनुभव भी हुए। मैंने देखा कि स्थानीय सरकार से अधिकारों की मांग करने में जितनी सरलता से मैं अपने समाज की सहायता पा सकता था, उतनी सरलता से लोगों से उनके कर्तव्य का पालन कराने के काम में सहायता प्राप्त न कर सका। कुछ जगहों पर मेरा अपमान किया जाता, कुछ जगहों पर विनयपूर्वक उपेक्षा का परिचय दिया जाता। गंदगी साफ करने के लिए कष्ट उठाना उन्हें बहुत निखरता था। तब पैसा खर्च करने की तो बात ही क्या है। लोगों से कुछ भी काम कराना हो तो धीरज रखना चाहिए। यह पाठ मैंने अच्छी तरह सीख लिया। सुधारक की गरज तो सुधारक की अपनी होती है। जिस समाज में वह सुधार कराना चाहता है उससे तो उसे विरोध, तिरस्कार और प्राणों के संकट की भी आशा रखनी चाहिए। सुधारक जिसे सुधार मानता है, समाज उसे बिगाड़ क्यों ना माने अथवा बिगाड़ ना माने तो भी उनके प्रति उदासीन क्यों ना रहे। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज में घर बार साफ रखने के महत्व को न्यूनाधिक मात्रा में स्वीकार कर लिया गया। अधिकारियों की दृष्टि से मेरी साख बढ़ी। वह समझ गए कि मेरा धंधा केवल शिकायतें करना या अधिकार मांगने का ही नहीं है, बल्कि शिकायतें करने या अधिकार मांगने में मैं जितना तत्पर हूँ उतना ही उत्साह और दृढ़ता भीतरी सुधार के लिए भी मुझ में है। पर अभी समाज की वृत्ति को दूसरी एक दिशा में विकसित करना बाकी था। इन उपनिवेशवासी भारतीयों को भारतवर्ष के प्रति अपना धर्म भी अवसर आने पर समझना और पालना था। भारतवर्ष तो कंगाल है। लोग धन कमाने के लिए परदेश जाते हैं। उनकी कमाई का कुछ हिस्सा भारतवर्ष को उनकी आपत्ति के समय में मिलना चाहिए। सन 1897 में यहाँ अकाल पड़ा था और सन 1899 में दूसरा भारी अकाल पड़ा। इन दोनों अकालों के समय दक्षिण अफ्रीका से अच्छी मदद आई थी। पहले अकाल के समय जितनी रकम इकट्ठा हो सकी थी, दूसरे अकाल के मौके पर उससे कहीं अधिक रकम इकट्ठा हो गई थी। इस चंदे में हमने अंग्रेज़ों से भी मदद मांगी थी और उनकी ओर से अच्छा उत्तर मिला था। गिरमिटिया हिंदुस्तानियों ने भी अपने हिस्से की रकम जमा कराई थी। इस प्रकार इन दो अकालों के समय जो प्रथा शुरू हुई वह अब तक कायम है और हम देखते हैं कि जब भारतवर्ष में कोई सार्वजनिक संकट उपस्थित होता है तब दक्षिण अफ्रीका की ओर से वहां बसने वाले भारतीय हमेशा अच्छी रकमें भेजते हैं। देश गमन। लड़ाई के काम से मुक्त होने के बाद अनुभव किया कि अब मेरा काम दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में है। मैंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में बैठा
बैठा मैं कुछ सेवा तो अवश्य कर सकूँगा, पर वहाँ मेरा मुख्य धंधा धन कमाना ही हो जाएगा। देश का मित्र वर्ग भी देश लौटाने के लिए बराबर आग्रह करता रहता था। मुझे भी लगा कि देश जाने से मेरा उपयोग अधिक हो सकेगा। नेटाल में मिस्टर खान और मनसुख लाल नाजर ही थे। मैंने साथियों के सामने मुक्त होने की इच्छा प्रकट की। बड़ी कठिनाई से एक शर्त के साथ यह स्वीकृति हुई। शर्त यह थी कि यदि 1 वर्ष के अंदर कौम को मेरी आवश्यकता मालूम हुई तो मुझे वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचना होगा। मुझे यह शर्त कड़ी लगी, पर मैं प्रेम पास में बंधा हुआ था। मीराबाई काचे रे तांतड़े मने हरजिए बंधी, जेम ताणे तेम तेमनी रे, माने लागी कटारी प्रेमनी। मीराबाई की यह उपमा थोड़े बहुत अंशों में मुझ पर घटित हो रही थी। पंच भी परमेश्वर ही हैं। मित्रों की बात को मैं ठुकरा नहीं सकता था। मैंने वचन दिया और उनकी अनुमति प्राप्त की। सन 1896 में जब मैं देश आया था तब भी भेंटें मिली थीं, पर इस बार की भेंटों से और सभाओं के दृश्य से मैं अकुला उठा। भेंटों में सोने चांदी की चीज़ें तो थीं, पर हीरे की चीज़ें भी थीं। साथ ही इन भेंटों में 50 गिन्नियों का एक हार कस्तूरबा बाई के लिए था, पर वह वस्तु भी मेरी सेवा के कारण ही मिली थी, इसलिए वह दूसरी भेंटों से अलग नहीं की जा सकती थी। जिस शाम को इनमें से मुख्य भेंटें मिली थी, वह रात मैंने पागल की तरह जाग कर बिताई। मैंने अपने कमरे में चक्कर काटा, पर उलझन किसी तरह सुलझती न थी। सैकड़ों की कीमत के उपहारों को छोड़ना कठिन मालूम होता था, रखना उससे भी अधिक कठिन लगता था। मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे ये चीज़ें रखनी ही नहीं चाहिए। पारसी रुस्तम जी आदि को इन गहनों का ट्रस्टी नियुक्त करके उनके नाम लिखे जाने वाले पत्र का मसविदा मैंने तैयार किया और सवेरे स्त्री पुत्रादि से सलाह करके अपना बोझ हल्का करने का निश्चय किया। मैं यह जानता था कि धर्मपत्नी को समझाना कठिन होगा, बच्चों को समझाने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी, इसका मुझे विश्वास था। अतः उन्हें इस मामले में वकील बनाने का मैंने निश्चय किया। लड़के तो तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा, हमें इन गहनों की आवश्यकता नहीं है, हमें ये सब लौटा ही देने चाहिए, और जीवन में कभी हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता हुई तो हम स्वयं न खरीद सकेंगे। मैं खुश हुआ। मैंने पूछा, तो अपनी माँ को समझाओगे ना? जरूर जरूर, यह काम हमारा समझिए। उसे कौन ये गहने पहनने हैं? वह तो हमारे लिए ही रखना चाहती है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, फिर वह हट क्यों करेंगी? पर काम जितना सोचा था उससे अधिक कठिन सिद्ध हुआ। भले आपको ज़रूरत न हो और आपके लड़कों को भी ना हो, बच्चों को तो जिस रास्ते लगा दो उसी रास्ते वे लग जाते हैं। भले मुझे बच्चा पहनने दें, पर मेरी बहुओं का क्या होगा? उनको तो ये चीज़ें काम आएंगी ना। और कौन जानता है कि कल क्या होगा? इतने प्रेम से दी गई चीज़ें वापस नहीं की जा सकती। पत्नी की वाग्धारा चली और उनके साथ अश्रुधारा भी मिल गई। बच्चे दृढ़ रहे, मुझे तो डिगना था ही नहीं। मैंने धीरे से कहा, लड़कों का ब्याह तो होने दो, हमें कौन उन्हें बचपन में ब्याहना है? बड़े होने पर तो ये स्वयं ही जो करना चाहेंगे करेंगे, और हमें कहाँ कहनों को शौकीन बहुने खोजनी है। इतने पर भी कुछ कराना ही पड़ा तो मैं कहाँ चला जाऊँगा? जानती हूँ आपको, मेरे गहने भी तो आप ही ले लिए ना। जिन्होंने मुझे सुख से न पहनने दिए वह मेरी बहुओं के लिए क्या लाएंगे? लड़कों को आप अभी से बैरागी बना रहे हैं, ये गहने वापस नहीं दिया जा सकते, और मेरे हार पर आपका क्या अधिकार है? मैंने पूछा, पर यह हार तुम्हारी सेवा के बदले में मिला है या मेरी सेवा के? कुछ भी हो, आपकी सेवा मेरी भी सेवा हुई। मुझसे आपने रात दिन जो मजदूरी करवाई, क्या वह सेवा में शुमार न होगी? मुझे रुला कर भी आपने हर किसी को घर में ठहराया और उसकी चाकरी करवाई, उसे क्या कहेंगे? ये सारे बाण नुकीले थे और इनमें से कुछ चुभते थे, पर गहने तो मुझे वापस करने ही थे। बहुत सी बातों में मैं जैसे जैसे कस्तूरबा की सहमति प्राप्त कर सका। 1896 में और 1901 में मिली हुई भेंटें मैंने लौटा दी। उनका ट्रस्ट बना और सार्वजनिक काम के लिए उनका उपयोग मेरी अथवा ट्रस्टियों की इच्छा के अनुसार न किया जाए, इस शर्त के साथ वे बैंक में रख दी गई। इन गहनों को बेचने के निमित्त से मैं कई बार पैसे इकट्ठा कर सका हूँ। आज भी आपत्ति कोष के रूप में यह धन मौजूद है और उसमें वृद्धि होती रहती है। अपने इस कार्य पर मुझे कभी पश्चाताप नहीं हुआ। दिन बीतने पर कस्तूरबा को भी इसके औचित्य की प्रतीति हो गई और इससे हम बहुत ही लालचों से बच गए हैं। मेरा यह मत बना है कि सार्वजनिक सेवक के लिए निजी भेंटें नहीं हो सकती। पुनः देश में
इस प्रकार मैं देश जाने के लिए विदा हुआ। रास्ते में मॉरिशस टापू पड़ता था। वहाँ जहाज लंबे समय तक ठहरा था, इसलिए मैं मॉरिशस में उतरा और वहाँ की स्थिति की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त कर ली। एक रात मैंने वहाँ के गवर्नर सर चार्ल्स ब्रूस के यहाँ भी बिताई थी। हिंदुस्तान पहुँचने पर थोड़ा समय मैंने घूमने फिरने में बिताया। यह सन 1901 का ज़माना था। इस साल की कांग्रेस कलकत्ते में होने वाली थी। दीनसा एदलजी बादशाह उसके अध्यक्ष थे। मुझे कांग्रेस में तो जाना था ही। कांग्रेस का यह मेरा पहला अनुभव था। बम्बई से जिस गाड़ी में सर फिरोज शाह मेहता रवाना हुए उसी में मैं भी गया था। मुझे उनसे दक्षिण अफ्रीका के बारे में बातें करनी थी। उनके डिब्बे में एक स्टेशन तक जाने की मुझे अनुमति मिली थी। उन्होंने तो खास सलून का प्रबंध किया था। उनके शाही खर्च और ठाट-बाट से मैं परिचित था। जिस स्टेशन पर उनके डिब्बे में जाने की मुझे अनुमति मिली थी उस स्टेशन पर मैं उसमें पहुंचा। उस समय उनके डिब्बों में तब के दीनसाजी और तब के चिमन लाल सेतलवाल बैठे थे। उनके साथ राजनीतिक चर्चा चल रही थी। मुझे देखकर सर फिरोज शाह बोले, गांधी तुम्हारा काम पार न पड़ेगा। तुम जो कहोगे सो प्रस्ताव तो हम पास कर देंगे, पर अपने देश में कौन से अधिकार मिलते हैं। मैं तो मानता हूँ कि जब तक अपने देश में हमें सत्ता नहीं मिलती तब तक उपनिवेशों में तुम्हारी स्थिति सुधर नहीं सकती। मैं तो सुनकर दंग ही रह गया। सर चिमनलाल ने हाँ में हाँ मिलाई। सर दीनसा ने मेरी तरफ दयार दृष्टि से देखा। मैंने समझाने का कुछ प्रयत्न किया, परंतु मुंबई के बेताज बादशाह को मेरे सामान आदमी क्या समझा सकता था। मैंने इतने में ही संतोष माना कि मुझे कांग्रेस में प्रस्ताव पेश करने दिया जाएगा। सर दीनसा बादशाह मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बोले, गांधी प्रस्ताव लिखकर मुझे बताना भला। मैंने उनका उपकार माना। दूसरे स्टेशन पर ज्यों ही गाड़ी खड़ी हुई मैं भागा और अपने डिब्बे में घुस गया। हम कलकत्ते पहुंचे। अध्यक्ष आदि नेताओं को नागरिक धूमधाम से ले गए। मैंने किसी स्वयंसेवक से पूछा मुझे कहाँ जाना चाहिए। वह मुझे रिपन कॉलेज ले गया। वहाँ बहुत से प्रतिनिधि ठहराए गए थे। मेरे सौभाग्य से मैं जिस विभाग में था उसी में लोकमान्य तिलक भी ठहरे हुए थे। मुझे याद पड़ता है कि वे एक दिन बाद पहुँचे थे। वहाँ जहाँ लोकमान्य हों वहाँ छोटा सा दरबार तो लग ही जाता है। मैं चित्रकार होता तो जिस कुटिया पर वे बैठते थे उसका चित्र खींच लेता। उस जगह का और उनकी बैठक का आज भी मुझे इतना स्पष्ट स्मरण है। उनसे मिलने आने वाले अनगिनत लोगों में से एक ही नाम मुझे अब याद है, अमृत बाजार पत्रिका के मोती बाबू। उन दोनों का खिलखिलाकर हंसना और राज्यकर्ताओं के अन्याय के विषय में उनकी बातें भूलने योग्य नहीं हैं। मैंने अनेक स्वयंसेवकों से दोस्ती की, उनसे दक्षिण अफ्रीका की कुछ बातें की। इससे वह जरा शर्मिंदा हुए। मैंने उन्हें सेवा का मर्म समझाने का प्रयत्न किया। वह कुछ समझे, पर सेवा की अभिरुचि कुकुरमुत्ते की तरह बात की बात में तो उत्पन्न नहीं होती। उसके लिए इच्छा चाहिए और बाद में अभ्यास। इन भोले और भले स्वयंसेवकों में इच्छा तो बहुत थी, पर तालीम और अभ्यास वह कहाँ से पाते। कांग्रेस साल में 3 दिन के लिए इकट्ठा होकर फिर सो जाती थी। साल में 3 दिन की तालीम से कितना सीखा जा सकता था। जैसे स्वयंसेवक थे वैसे ही प्रतिनिधि थे। उन्हें भी इतने ही दिनों की तालीम मिलती थी। वह अपने हाथ से अपना कोई काम न करते थे। सब बातों में उनके हुक्म छूटते रहते थे। स्वयंसेवक कहलाओ, स्वयंसेवक बहलाओ चला ही करता था। आखा भगत के अदेकैरा अंग, गुजरात के एक भक्त कवि, इन्होंने अपने एक छप्प में छुआछूत को आभच छेट अधेकरी अंग कहकर उसका विरोध किया और कहा है कि हिंदू धर्म में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। आखा भगत के अदाकेरा अंग अतिरिक्त अंग का भी ठीक ठाक अनुभव हुआ। छुआछूत को मानने वाले वहाँ बहुत थे। द्रावणी रसोई बिल्कुल अलग थी। उन प्रतिनिधियों को तो दृष्टि दोष भी लगता था। उनके लिए कॉलेज के अहाते में चटाइयों द्वारा रसोई घर बनाया गया था। उसमें धुआं इतना रहता था कि आदमी का दम घुट जाए। खाना पीना सब उसी के अंदर। रसोई घर क्या था, एक तिजोरी थी, वह कहीं से भी खुला ना था। मुझे यह वर्णधर्म उल्टा लगा। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि जब इतनी छुआछूत रखते हैं तो उन्हें भेजने वाले लोग कितनी रखते होंगे। इस प्रकार का त्रैरासिक लगाने से जो उत्तर मिला उस पर मैंने एक लंबी सांस ली। गंदगी की हद नहीं थी। चारों तरफ पानी ही पानी फैला रहता था। पखाने कम थे। उनकी दुर्गंध की याद आज भी मुझे हैरान करती है। मैंने एक स्वयंसेवक को यह सब दिखलाया। उसने साफ इनकार करते हुए कहा,
यह तो भंगी का काम है। मैंने झाड़ू मांगा, वह मेरा मुंह ताकता रहा। मैंने झाड़ू खोज निकाला, पखाना साफ किया, पर यह तो मेरी अपनी सुविधा के लिए हुआ। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पाखाने इतने कम थे कि हर बार उपयोग के बाद उनकी सफाई होनी जरूरी थी। यह मेरी शक्ति के बाहर की बात थी, इसलिए मैंने अपने लायक सुविधा करके संतोष माना। मैंने देखा कि दूसरों को यह गंदगी जरा भी अखरती ना थी। पर बात यहीं ख़त्म न होती। रात के समय कोई तो कमरे के सामने वाले बरामदे में ही निपट लेते थे। सवेरे स्वयंसेवकों को मैंने मैला दिखाया, कोई साफ करने के लिए तैयार न था। उसे साफ करने का सम्मान भी मैंने ही प्राप्त किया। मैंने देखा कि अगर ऐसी गंदगी में कांग्रेस की बैठक अधिक दिनों तक जारी रहती है तो अवश्य बीमारी फैल जाएगी। क्लर्क और बैरा। कांग्रेस के अधिवेशन को 1-2 दिन की देर थी। मैंने निश्चय किया था कि कांग्रेस के कार्यालय में मेरी सेवा स्वीकार की जाए तो सेवा करूं और अनुभवी। जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन नहा धोकर मैं कांग्रेस के कार्यालय में गया। श्री भूपेंद्र नाथ बसु और श्री घोषाल मंत्री थे। मैं भूपेंद्र बाबू के पास पहुंचा और सेवा की मांग की। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, पर शायद मिस्टर घोषाल आपको कुछ काम दे सकेंगे। उनके पास जाइए। मैं घोषाल बाबू के पास गया। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और जरा हंसकर मुझसे पूछा, मेरे पास तो क्लर्क का काम है, आप करेंगे? मैंने उत्तर दिया, अवश्य करूँगा, मेरी शक्ति से बाहर न हो। ऐसा हर काम करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। नौजवान यही सच्ची भावना है। और बगल में खड़े स्वयंसेवक की ओर देखकर बोले, सुनते हो यह युवक क्या कह रहा है? फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, यह तो है पत्रों का ढेर और यह मेरे सामने कुर्सी है, इस पर आप बैठिए। आप देखते हैं कि मेरे पास सैकड़ों आदमी आते रहते हैं, मैं उनसे मिलूं या इन बेकार पत्र लिखने वालों को उनके पत्रों का जवाब भेजूं? मेरे पास ऐसे क्लर्क नहीं हैं जिनसे यह काम ले सकूं। इन सब पत्रों में से तो बहुतों में काम की एक भी बात नहीं होगी, पर आप सबको देख जाइए। जिसकी पहुंच भेजना उचित समझें उसकी पहुंच भेज दीजिए, सिवाय जवाब के बारे में मुझसे पूछना जरूरी समझें मुझे पूछ लीजिए। मैं तो इस विश्वास से मुग्ध हो गया। श्री घोषाल मुझे पहचानते ना थे। नाम धाम जानने का काम तो उन्होंने बाद में किया। पत्रों का ढेर साफ करने का काम मुझे बहुत आसान लगा। अपने सामने रखे हुए ढेर को मैंने तुरंत निपटा दिया। घोषाल बाबू खुश हुए। उनका स्वभाव बातूनी था। मैं देखता था कि बातों में वह अपना बहुत समय बिता देते थे। मेरा इतिहास जानने के बाद तो मुझे क्लर्क का काम सौंपने के लिए वह कुछ लज्जित हुए, पर मैंने उन्हें निश्चिंत कर दिया। कहाँ आप और कहाँ मैं? आप कांग्रेस के पुराने सेवक हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं एक अनुभवहीन नवयुवक हूँ। यह काम सौंप कर आपने मुझ पर उपकार ही किया, क्योंकि मुझे कांग्रेस में काम करना है। उसके कामकाज को समझने का आपने मुझे अलभ्य अवसर दिया है। घोषाल बाबू बोले, असल में यह सच्ची वृत्ति है, पर आज के नवयुवक इसे नहीं मानते। वैसे मैं तो कांग्रेस को उनके जन्म से जानता हूँ। उसे जन्म देने में मिस्टर ह्यूम के साथ मेरा भी हिस्सा था। हमारे बीच अच्छी मित्रता हो गई। दोपहर के भोजन में उन्होंने मुझे अपने साथ ही रखा। घोषाल बाबू के बटन भी बैरा लगाता था। यह देखकर बैरे का काम मैंने ही ले लिया। मुझे वह पसंद था। बड़ों के प्रति मेरे मन में बहुत आदर था। कुछ ही दिनों में मुझे कांग्रेस की व्यवस्था का ज्ञान हो गया। कई नेताओं से भेंट हुई। गोखले, सुरेंद्रनाथ आदि योद्धा आते जाते रहते थे। मैं उनकी रीति नीति देख सका। वहाँ समय क्यों बर्बादी होती थी उसे भी मैंने अनुभव किया। अंग्रेजी भाषा का प्राबल्य था, इससे उस समय भी मुझे दुख हुआ था। मैंने देखा कि एक आदमी से हो सकने वाले काम में अनेक आदमी लग जाते थे, और यह भी देखा कि कितने ही महत्वपूर्ण काम कोई करता ही न था। मेरा मन इस सारी स्थिति की टीका किया करता था, पर चित्त उदार था, इसलिए वह मान लेता था कि जो हो रहा है उसमें अधिक सुधार करना संभव न होगा। फलतः मन में किसी के प्रति अरुचि पैदा न होती थी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।